क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही हमारी जिंदगी है? बिल गेट को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, And you were 21 when you became a billionaire. मार्क जकरबर्ग, सीईओ ऑफ फेसबुक, 2004, which is when I was getting started, you can find almost anything else that you wanted, right? You could find news. इन सब में क्या बात कॉमन है? आप समझ रहे होंगे कि हाँ, ये सब लोग दुनिया में ऐसे ही कामयाब हो गए और प्रेजेंट वर्ल्ड पे ये डोमिनेट कर रहे हैं। Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own. बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है, ये सब लोग अपने आप को ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं। इस ट्रैप में आज हर एक इंसान खुद को प्राउडली डाल रहा है। Change the perception of reality to such an extent जो शायद अभी किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, I'm not going to put my children into a system that टाइम पर असाइनमेंट्स कर रहे हैं और 90% अटेंडेंस मेंटेन कर रहे होते हैं, ना चाहते हुए इसको मेमोराइज कर रहे हैं और हर रोज रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी और आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। इसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए बड़ा सा घर खरीदोगे और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला लोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी इस सोच से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई और आत्महत्या करते हैं। आप 16 साल में तालीम मुकम्मल करने के बाद फाइनली आप एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हो, बट आपको जॉब नहीं मिली तो कैसा फील होगा? दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी के पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। 12 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आपकी फिर बारी आती है इंटरव्यू देने की और आप पता नहीं कितने ही इंटरव्यू देते हो, लेकिन किसी न किसी वजह से आप लोग इंटरव्यू पे पास नहीं कर पाते और लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं और आप खुद को कमरे में बंद कर देते हो और रो रो के बस एक ही प्रे करते रहते हो कि ऐ खुदा किसी तरीके से एक नौकरी ही दिला दो। धीरे धीरे आपका सेल्फ स्टीम कम होने लगता है। आखिरकार किसी तरीके से आपको एक जॉब मिल जाती है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत ही कम होती है और वो जॉब आप करने लगते हो। इतनी सैलरी है नहीं कि आप एक घर ले सकें, तो फिर क्या होता है? आप एक होम लोन ले लेते हो और अब एक घर है तो इसके लिए गाड़ी भी होनी चाहिए, अनजाने में ही सही, लेकिन आप खुद को चारों तरफ से बांध लेते हो और अब आपको हर वक्त एक डर सा रहता है कि कहीं आपको जॉब से निकाल ना दिया जाए, चाहे फिर वो काम आपको करना पसंद हो या ना हो। फिर एक दिन आता है जब आपको ये लाइफ नॉर्मल लगने लगती है और धीरे धीरे काम करते करते आप बड़े हो जाते हैं और फिर आपको ऐसे लगेगा कि शायद मेरी किस्मत में था ही कुछ नहीं, इसलिए मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने तो खूब सारी मेहनत की थी। पर सच तो कुछ और है मेरे दोस्त। Who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them. the gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry. क्योंकि आज तक आपसे छुपाया गया है। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। Be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get into. इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। आप में से बहुत से लोगों को कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, बट I promise, just give me some time. I explain this step clearly, so you are coming with me. सन 1806 एक तरफ नेपोलियन की आर्मी और दूसरी तरफ पर्शिया की आर्मी के दरमियान एक वार होती है और इस वार में पर्शिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होती है और इतनी बेस्ट आर्मी होने के बावजूद पर्शिया हार जाता है और पर्शियन लीडर को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि एक इतनी अच्छी आर्मी होने के बावजूद वो हार कैसे सकते हैं। बहुत सोचने के बाद इनके लीडर को ये समझ में आता है कि इनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन जंग के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स नहीं मान रही थी और इनके ऑर्डर मानने के अलावा वो अपने दिमाग इस्तेमाल कर रही थी, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर फॉलो कर रही थी और इस तरह पर्शिया को अपना आधा टेरिटरी नेपोलियन के हाथ में देना पड़ता है। और साथ ही पर्शिया लीडर के सामने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी ना हो। बट क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे तो कैसे? बहुत दिमाग लगाने के बाद इनको एक आइडिया आता है और फिर वो लोग एक सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। ये कैसा सिस्टम होता है?
ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम सिविलियन बस इतना ही करे जितना कि इनको कहा जाए, और ऐसा करने का बेस्ट और पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? इनके हेड को कंट्रोल करना, वो लोग जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो। बट इनको जो भी समझाया जाए वो इसी ही सच मान लें, और इस तरीके से एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है जिसको कहते हैं द पर्शियन एजुकेशन सिस्टम। ये एजुकेशन सिस्टम 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए कंपल्सरी कर दिया जाता है, जिसका सिविल पर्पस क्या होता है? Russians produced a universal education system in the late 1800s. इन सब को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो, अपने सुपीरियर्स की हर एक बात को माने और वो ही करें जितना कहा जाए। इस एजुकेशन के दौरान बस इतना ही समझाया जाता है, उतना ही पढ़ाया जाता है जितने में वो अपने सुपीरियर्स के ऑर्डर को फॉलो कर सकें, ना कि इतना कि वो खुद के बारे में सोचने लगे। Because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless, obedient soldiers. इन सब को एक ऐसे पर्सन में ट्रांसफॉर्म करना जो ओबीडियंट हो। पर्शियन लीडर ने जैसा प्लान किया था, ये एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट इन्हें दे रहा था। इस तरह एक ऐसा सिस्टम का इन्वेंशन हो चुका था जो आने वाले फ्यूचर में सब कुछ बदलने वाला था, और ठीक ऐसा ही होता है। और इसके दौरान एक और चीज़ जो इस वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रहा था वो था फैक्ट्रियों में वर्कर्स की कमी होना। 1700 साल से लेकर 1840 के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपनी एक पीक पर होता है। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होता है। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना के पैसे अर्न कर रहे थे। अब इस वर्ल्ड ने मशीन डोमिनेट करना शुरू कर दी थी। जितना प्रोडक्ट एक इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट एक दिन में बना रही थी। बट प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या था? इस क्रेज़ में वर्कर का कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे और अपने हाथों से प्रोडक्ट्स बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई भी ये सब कुछ छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज ए लेबर क्यों काम करना चाहेगा? अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? और इसका रिजल्ट ऊपर के बैठे लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुका था, और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पर बनाना शुरू कर देती है। और इस बार सिविल पर्पस क्या होता है? Types mostly who wanted to produce cadres of obedient workers. इस बार सिविल पर्पस होता है कि एक ऐसी जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करके इनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए, और वो है वर्क एज ए लेबर। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, इनके बच्चों के ब्रेन को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो इनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है जॉब, किसी फैक्ट्री में काम करना। लेबर की जो कमी थी वो धीरे धीरे से पूरा होना शुरू हो जाती है। इस तरह हमारा मुल्क ब्रिटिश का गुलाम हो जाता है। और इस तरह अंग्रेज़ों के सामने एक और बहुत बड़ा मसला ये भी था कि इतनी बड़ी आबादी को कंट्रोल कैसे किया जाए। एज अ वार्ड मकौले के नाम से भी इनको जाना जाता है। एक प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और लॉर्ड विलियम जो कि इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को पास कर देता है। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस पर्शियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है कि लोग सोच रहे थे कि अंग्रेज हमारा भलाई चाह रहा है, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, और सच क्या था? वेल अब धीरे धीरे से ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी में सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम कर रहे होते हैं, जिनमें ज़्यादातर हिंदू और कम मुसलमान होते हैं। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि वाह क्या ब्रिटिश ने दिमाग लगाया। पर खैर 76 साल हो गया पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हो गए, अब तो सब कुछ अच्छा हो गया होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट के बाद आपको अपनी इसी सोच पे हंसी आएगी। तो आप बाप होना, जब भी आपके यहाँ बेटा पैदा होता है तो आपका सबसे पहले ख्याल होता है कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो मैं अब अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला लेके दूंगा। जबकि आजकल हमारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ स्टेटस की जगह बनती जा रही हैं, और हम बड़े शान से बता रहते हैं कि हमारा लड़का इस स्कूल, इसी यूनिवर्सिटी या फिर इस कॉलेज में पढ़ता है। और जब आपका बेटा बोलने के काबिल होता है आप किसी अच्छे स्कूल में उसको दाखिल करवा देते हैं, और पेरेंट्स इस बात का ख्याल भी नहीं रखते
कि जिस स्कूल या कॉलेज में आपका बेटा पढ़ने जा रहा है क्या उसको वाकई ही वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, और फिर आप सोचते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर जो है वो ये लोग बना देंगे, बस मुझे क्या करना है कि मुझे बस टाइम पे इसकी फ़ी पे करनी है। जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो इनके दिमाग क्यूरियस और क्रिएटिविटी से भरे होते हैं, जिसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं होती, और एक ऐसे माइंड के साथ जिसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वाकई ही वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं तो आपके बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन दे दिया जाता है। आप पेरेंट्स हैं, आप एक बार भी ये नहीं सोचते कि आखिरकार ये स्कूल कॉलेज कोचिंग हमारे बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या सच में हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा, क्या सच में हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है उसे पसंद है भी या नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचें तो आपको समझ आएगा कि इस पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है, जो पर्सन जब स्कूल एंड कॉलेज से बाहर निकले तो इनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात बसी हो, किसी तरीके से हमें जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो कोई मुझे अपने यहाँ काम पे रख ले। और अगर मैं सच बात कहूँ तो इन स्कूल और कॉलेजों को फुली इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल ही था कि इंडस्ट्री को एक अफोर्डेबल वर्कर फराहम करना।